हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12 की क्लासेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 पाठ बातचीत और उसने कहा था पढ़ लिया है। आज अध्याय 3 है, यानी पाठ 3 है, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो गद्य खंड का ही एक पाठ है और जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। खैर, आप तो इनके नाम को अच्छी तरह से जानते होंगे, परिचित होंगे इनसे कि जयप्रकाश नारायण कौन हैं या कौन थे। चूँकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है ना, और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश के उत्थान में अपना योगदान दिया। उनमें से एक थे जयप्रकाश नारायण। तो आइए हम लोग पहले इस पाठ की शुरुआत लेखक परिचय से करते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको स्किप ना करें और ज़रूर ध्यान दें लेखक परिचय पर। चलिए शुरू करते हैं हम लोग संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की। तो सबसे पहले जानें कि इनका जन्म कब हुआ है। जयप्रकाश नारायण जी का तो इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 में, है ना। सिताब दियारा गांव में हुआ है, जो अब कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो जन्म स्थान का नाम याद रखेंगे आप, और कब जन्म हुआ है 1902, इतना भी याद रख लेंगे आप तो काफ़ी है। ये आपको लिख लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा होगा। जितने भी लेखक हैं, चाहे कवि हों, उन सब के जन्म स्थान को और जन्म के वर्ष को ज़रूर आप एक कॉपी में नोट कर लें, उसको बार बार देखते रहें तो आपको अवश्य याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा उनका जन्म के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि उनकी माता का नाम क्या था। तो उनकी माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हरसू दयाल। तो माता का नाम और पिता का नाम आप देख रहे हैं क्या है, फूल रानी और हरसू दयाल। बचपन में उन्हें बाउल के नाम से पुकारा जाता था। तो जयप्रकाश नारायण जो हैं स्वयं इस पाठ के लेखक हैं, जिनके बचपन का नाम क्या है, बाउल। बाद में जब वे बड़े हुए और कार्य क्षेत्र में जब वो आए, तो बड़े होने पर जेपी एवं बाद में लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना। बाद में वो जेपी के नाम से और लोकनायक किसे कहा जाता है, जो लोगों का नायक हो, जो आदर्श हो, जो लोगों को प्रेरणा देता हो, प्रेरणा स्रोत हो, उसे कहते हैं लोकनायक। तो किनकी बात कर रहे हैं हम लोग, जयप्रकाश नारायण की। उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है, प्रभावती देवी। इतना आपको याद नहीं रखना है, केवल जन्म का वर्ष और माता पिता का नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि और सारी बातें आप याद कर लेंगे। अब बात हम लोग करते हैं कि उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में। चूँकि ये उनकी ही ये रचना है, तो उनके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठी करनी है आपको, है ना। पहले लेखक परिचय जो हमने पढ़ा है, उसने कहा था हमें चंद्र शर्मा गुलेरी जी का या बातचीत में भट्ट जी का, तो उसमें जो उनका सामाजिक जीवन था, जो भी जीवन था, उससे प्रश्न नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन ये उन स्वयं लेखक ने ही रचना की है संपूर्ण क्रांति, इसीलिए हम लोग उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो कांग्रेस में कब शामिल हुए। तो 1929 में। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि कांग्रेस में कब शामिल हुए जयप्रकाश जी, या कब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए या जेल गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन्होंने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। 1942 की आंदोलन में उन्हें प्रसिद्धि मिली। 1942 का जो आंदोलन हुआ था देश को आज़ादी को लेकर, उस समय से वे घर घर में जो है प्रसिद्ध हो गए। आज़ादी के बाद वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में से अलग हो गए, ठीक है ना। आज़ादी जब मिली हमें, हमारे देश को, तो उसके बाद वो राजनीति से अलग हो गए और उन्होंने 1974 में, है ना, छात्र आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। अर्थात छात्र आंदोलन की जो कमान है उसे अपने कंधों पर संभाल ली उन्होंने, और आपातकाल के दौरान वो जेल भी चले गए।
तो छात्र आंदोलन से जो नेता जुड़े हुए हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण, और इन्हीं के मार्गदर्शन में एक और पार्टी का गठन जिसका नाम है जनता पार्टी। तो 2-3 बातें याद रखेंगे आप इनमें केवल कि उन्होंने किस पार्टी गठन किया है, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी, ये आप ध्यान रखेंगे, बस इतना ज़्यादा है। और छात्र आंदोलन जुड़े हुए थे, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यही से प्रश्न आएगा, उससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं आएगा। अब साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं तो ये क्रांतिकारी रहे हैं, तो उनकी रचनाएँ भी वैसी ही रहेंगी। तो साहित्यिक विशेषताएँ कैसी रहीं, रचनाएँ कैसी रहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो साहित्यिक विशेषताएं हैं, जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचार के क्रांतिकारी नेता रहे, है ना। 20वीं सदी के वो क्या रहे हैं, एक समाजवादी विचार के, यानी समाज के बारे में जो सोचता हो उसे कहते हैं समाजवादी। ऐसे वो क्रांतिकारी नेता रहे, वो समर्पित समाजवादी रहे और विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। क्योंकि स्वाधीनता सेनानियों में 2 तरह के लोग आते थे उस वक्त, गरम दल और नरम दल के। तो ये गरम अर्थात विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे आपके जयप्रकाश नारायण जी। अब रचनाओं की बात करें तो उनकी एक ही रचना यहाँ पर है और आने की पूरी चांसेस है परीक्षा में, इसलिए आप इनको याद कर लेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, है ना। इंडियन पॉलिटी का क्या किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन, यानी इसको फिर से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाए, बनाया जाए। तो ऐसा ही कुछ अंग्रेजी जो है उन्होंने रचना किया है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी मतलब क्या होता है, भारतीय जो आपकी पॉलिटी है, राजनीति है, उसके बारे में यहाँ बात की गई थी उनके प्रसिद्ध पुस्तक में। इसके अलावा उन्होंने पुस्तक तो लिखा ही, और कविताएं भी लिखी, डायरी भी लिखी, निबंध भी लिखा उन्होंने। ये कविता तो पद्य शैली में आ गई और डायरी और निबंध जो है वो गद्य शैली में आती है, तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसीलिए ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब बात करेंगे हम लोग, उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। 1998 में उनको क्या मिला, भारत रत्न मिला है, और एक और पुरस्कार उनको मिला है, मैग्सेसे सम्मान उनको मिला है 1965 में। जो समाज सेवा करते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है, मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये पुरस्कार उनको मिला है 1965 में। तो ये हम लोगों ने बात की, केवल लेखक परिचय की। अब हम लोग पाठ के सारांश की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम जान चुके हैं आप, संपूर्ण क्रांति है। तो ये हम लोग जानेंगे कि इस पाठ में क्या है। तो इस पाठ में अभी कुछ नहीं है, बस आपका जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उन्होंने एक भाषण दिया था 5 जून 1974 को, पटना का गांधी मैदान आप जानते होंगे, आज भी बहुत प्रसिद्ध स्थल है। अभी वहाँ किताब मेला लगा हुआ था हाल में, पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं गए वहाँ पर। और उसके पहले जो है पुष्पा फिल्म जो है, जिसके अल्लू अर्जुन है ना, रश्मिका, दोनों आए हुए थे गांधी मैदान में अपने फिल्म के प्रचार के लिए। तो गांधी मैदान बहुत प्रसिद्ध स्थल रहा है, और वहाँ एक नहीं अनेकों आंदोलन हुए, अनेकों भाषणबाजी वहाँ हुए, आज भी होते रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम वहाँ लगा रहता है। बहुत बहुत फेमस प्लेस है पटना का वो, और पटना नहीं, बिहार का समझिए तो पूरा। तो 5 जून 1974 को, ठीक है ना, उन्होंने पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिया है उसी का एक अंश प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में, संपूर्ण क्रांति पाठ में। एक अंश मतलब क्या होता है, भाग, पूरा नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो किस शीर्षक से भाषण को यहाँ लिखा गया है, संपूर्ण क्रांति के नाम से लिखा गया। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि जयप्रकाश जी का जो भाषण है वो किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक से, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या उन्होंने किस दिन भाषण दिया था, है ना, किस दिन भाषण को जो है शीर्षक के रूप में लिखा गया है संपूर्ण क्रांति के रूप में, तो 5 जून 1974। कहाँ दिया है, तो पटना का गांधी मैदान में दिया है। देख रहे हैं आप, एक लाइन से कितना क्वेश्चन बन जा रहा है आपका। MCQ का कोई ठिकाना नहीं होता है, कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं सेटर। तो ये आप हो गया, आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुई। तो ये तो हम लोग केवल अंश पढ़ रहे हैं, परंतु उनका जो संपूर्ण भाषण है वो एक स्वतंत्र पुस्तिका अर्थात उसकी एक किताब छपी, है ना, और उस किताब का नाम क्या था, जनमुक्ति, है ना, लोगों की मुक्ति, है ना। ये पटना से प्रकाशित हुई थी। इस किताब को छापा गया था उस समय 1974 में, जो उन्होंने भाषण दिया था। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही, क्योंकि उनकी वाणी में एक चमत्कार था, लोगों को मुग्ध करने की शक्ति होगी शायद।
और साथ ही साथ वो जो कहते होंगे सटीक कहते होंगे और सच कहते होंगे, जिन पर जनता शुरू से मुंह दे रही है। जनता भी चाहती है कि उनके सामने सत्य को दिखाया जाए, वो झूठ पसंद नहीं करती है। जुमलेबाजी अधिक दिनों तक जनता नहीं बर्दाश्त करती है। तो सत्य हर कोई चाहता है, जनता भी यही चाहती है कि उनका नेता सत्य बोले। तो जनता मंत्र मुग्ध होकर जो है उनकी बातों को, उनके भाषण को, स्पीच को सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे। देखिए, अब यहाँ बात की जा रही 1974 की बात है, 1974, ना कि 1942, 1930। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट जो आपके वर्ष हैं जो आज़ादी को प्रदर्शित करते हैं, आज़ादी के आंदोलन को। 1974 के बाद क्या ज़रूरत थी लोगों को जगाने की? ज़रूरत थी, ठीक है ना। आज़ादी के बाद भी कई ऐसी समस्याएं थी जो हमारे देश में पनपी हुई थी और लोगों को उसके लिए जागरूक करना था, और उसके लिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो लोगों के हृदय में छिपी हुई क्रांति को जगा पाए। और उनमें से एक थे जयप्रकाश नारायण। ऐसा नहीं कि वही केवल एक थे, बहुत सारे लोग थे। राजा राम मोहन राय थे, विवेकानंद थे, आपके ज्योति बाई फुले थी, बहुत सारे नेता हुए, ऐसी बात नहीं है। आप लोग और भी मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, भाषण के बाद लोगों मतलब भाषण के माध्यम से लोगों के हृदय में क्रांतिकारी जो विचारधारा थी उसको धधका दिया, यानी भड़का दिया उसको। लोग भड़क उठे, मतलब धधक उठे अंदर से। उनके हृदय में जो क्रांतिकारी विचार थे वो धधक उठे और आंदोलन ने क्या ले लिया, एक विराट रूप ले लिया, विशाल रूप ले लिया आंदोलन ने। ऐसा लगा नहीं था कि ये आंदोलन इतना विराट रूप ले लेगा। उनकी बातों को सुनकर लोग जो है एकदम आक्रोशित हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, जोश में आ जाएंगे, भड़क जाएंगे, है ना। तो ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो गया कि आंदोलन ने क्या ले लिया, विराट रूप ले लिया। होता है कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जो जनता सुनना चाहती है, सुन लेती है जब, तो वो खुद को अपने आप में रख नहीं पाती है, बर्दाश्त से बाहर चली जाती है। पटना के गांधी मैदान में फिर ना वैसी भीड़ इकट्ठी हुई, ना वैसा कोई प्रेरक भाषण हुआ। मतलब आज 2025 आपका आ चुका है और ये बात 1974 की। इतने वर्ष बीत गए परंतु ऐसी भीड़ देखी नहीं गई पटना गांधी मैदान में, क्योंकि ऐसे भाषण शायद ना दिए गए हों, मुझे पता नहीं उतना, मैं इतिहास मैंने उतना पढ़ा नहीं, मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा शुरू से। आप लोग जानते होंगे, अगर जानते हो तो बताइए कि किस नेता के भाषण में लोगों की ऐसी भीड़ जमा हुई थी और जहाँ पर लोग धधक उठे थे और आंदोलन ने विराट रूप ले लिया था। आज़ादी के बाद में, आज़ादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। उस नेता का नाम बताएंगे और उस समय उस नेता ने क्या भाषण दिया, या उस भाषण में क्या सामग्री थी, या वो भाषण क्यों दिया गया था, किस आंदोलन को लेकर, ये आप बताएं। अगर आपको पता हो तो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उत्तर भी दें। देखिए, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको सामान्य जानकारियाँ जो होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा जानकारी, वो ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत करते हुए, युवा को संकेत किया। क्यों? देखिए, युवा हमारी वो पीढ़ी है, युवा एक जनरेशन है, पीढ़ी है हमारी, भविष्य है हमारी, जो आने वाले भविष्य को रेखांकित करती है। मतलब हमारा भविष्य जो युवाओं पर ही निर्भर है, ठीक है। आज 21वीं सदी चल रही है, तो आज का युवा अगर अच्छा सोचेगा, उसकी अच्छी सोच रहेगी, तो हमारा देश ज़रूर विकसित होगा, ठीक है। तो इसीलिए युवाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप देखते हैं नेता लोग जितने भी आते हैं सब युवाओं को लेकर ही आते हैं, अपने प्रचार के लिए, चाहे आंदोलन के लिए, चाहे कुछ भी करना है तो युवाओं को ही साथ रखते हैं। भाषण भी देते हैं तो युवाओं को ही बैठाते हैं, सारा काम युवाओं से करवाते हैं या उनको ही सुनाते हैं भाषण। भाषण सुनाना मतलब गुस्सा नहीं होना, मतलब अपनी बात को सुनाना, ताकि वो समझे, देश के बारे में समझें। आप भी युवा हैं, देखिए मैं भी आपको भाषण दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही हमारे देश के भविष्य हैं। हमें स्वराज तो मिल गया, स्वराज मतलब अपना राज, अपना देश मिल गया था 1974 के पहले ही मिल गया था। पता है आपको कब मिला था? हमें स्वराज कब मिला था, आप बताएंगे? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप। लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करने होंगे। तो ये कहा किसने, बताइए? ये अपने भाषण में कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन मतलब अच्छे शासन के लिए, देश को चलाने के लिए हमें हमारा देश विकासशील हो जाए, हमारा देश सुदृढ़ हो जाए, हमारे देश में बाहरी आक्रमण दोबारा से ना हो, चाहे हमारे देश में राम राज स्थापित हो जाए, उसके लिए अभी हमें काफ़ी संघर्ष करना है, ठीक है। जिससे कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए आप गरीब हैं, ठीक है, झोपड़पट्टी में रहते हैं,
और आपकी नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी हो गई, बहुत पैसा कमाने लगे, तो क्या आप तुरंत अपने घर की तस्वीर बदल देंगे? नहीं ना, समय लगेगा आपको, साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल। तो अपने स्थिति को बदलने में आपको समय लग जाएगा। ये नहीं कि आज नौकरी लगी, आज घर खरीद लिए आप, आज गाड़ी खरीद लिए, बहन की शादी कर दी आपने, पिता के लिए स्कूटर ले दिया आपने, तो इस पॉसिबल नहीं है। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसमें बहुत सारी कमियां थी उस समय। एक तो अंग्रेज़ों ने देश को खोखला कर दिया था, है ना, और देश आज़ाद होने के बाद कई लोग, जो संगठन जो थे, वो देश पर एकदम कौवे की तरह, जो है चील कौवे की तरह मंडरा रहे थे। तो इन सब से हमें निजात पाना था, तो इसके लिए सुशासन की आवश्यकता थी। सुशासन की मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए कि सुशासन का अर्थ ही होता है, सु मतलब अच्छा, शासन मतलब ऐसा शासन जिसमें प्रजा प्रसन्न रहे। तो उसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। ये कहा था किन्होंने? आपके जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण में कहा था। भाषण देने के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि नेहरू जी का पूरा नाम क्या था, ठीक है ना। तो नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है। मतलब देश की जनता को मील मतलब क्या होता है? एक दूरी, निश्चित दूरी होती है, और मीलों लिखा है, मील नहीं है, मीलों मतलब अभी बहुत रास्ता तय करना है। किसको? जनता को करना है। जनता पर क्यों नेता छोड़ देते हैं बताइए? क्योंकि ये देश जनता की है। हमारा जो भारत देश है वो जनता का है, जनता के लिए है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है ना। आपको ये पता होगा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। यहाँ जो भी शासन चलता है वो जनता चलाती है। वो तो केवल आपकी नियुक्त करती है ऐसे प्रतिनिधियों को, ताकि वो उनकी बागडोर को संभाले, देश को चलाएं। वोटिंग का जो सिस्टम है चुनाव का, वो क्यों है बताइए? ताकि जनता जो है वो अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुने, अपने लीडर को चुने, अपने देश को चलाए। लेकिन चलाती जनता ही है, ठीक है ना। आप ये ना सोचें कि नेता जो हैं वो हमारे मालिक हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मालिक आप हैं, आप देश के मालिक हैं, जनता हमारे देश की मालिक है, कोई और नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक देश है ये। तो उन्होंने कहा था नेहरू जी ने, और ये बात कौन बता रहे हैं? आपके जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं। कठिन परिश्रम करने हैं, हमें त्याग करने हैं, ठीक है ना। ये कहा था किसने? आपके नेहरू जी ने कहा था। तो ये नोट कर लेंगे आप कथनों को, हो सकता आ जाए। जेपी ने कहा, अर्थात जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि अभी समाज में भूख है, महंगाई है और भ्रष्टाचार, इन तीनों को उन्होंने दानव बताया है, ठीक है ना। दानव मतलब क्या? राक्षस, है ना, जो हमें खा जाए। भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार। वैसे मैं बताऊं 1974 ही नहीं, अगर मैं कहूं कि 2000 आज 25 है, तो आज भी हमारे देश में ये दानव हैं। कौन कौन से? भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार। यही कारण है कि आज भी हमारा देश विकसित देश नहीं कहलाता है ना, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, बल्कि विकासशील देश है, जो विकास कर रहा है। आज़ादी को हुए कितने वर्ष बीत गए? 70, 75, 76 साल हो गए, 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा देश केवल विकास ही कर रहा है, विकसित देश नहीं है। अन्य देशों की तुलना अपने देश अगर हम लोग करें तो वो सब विकसित हैं, जबकि वो बाद में जाकर इतने विकसित हुए हैं, ठीक है। उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा, इसके लिए जनता को तैयार करना होगा। ये कौन कह रहे हैं? जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। मतलब लोगों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया अपने भाषण से। आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। देखो आज का युवा जो है नेतृत्व नहीं करना चाहता, लीडर नहीं बनना चाहता, नौकर बनना चाहता है। सरकारी नौकरी भी इसी की देन है ना। आप पढ़ रहे हैं क्यों? नेता बनने के लिए नहीं। आपका एम एक ही है भैया, रेलवे में हो जाए, हमारा बैंक में हो जाए, हमारा टीचर बन जाए, चाहे कुछ भी IAS IPS कुछ भी बन जाए, तो हैं तो आप नौकर रहेंगे ना। आप नेतृत्व कहाँ करेंगे बताइए? नेतृत्व कौन करता है? जो नेता होता है, जो पॉलिटिशियन होता है। तो युवा इस फील्ड में नहीं आना चाहते, राजनीति फील्ड में। उनको गंदी लगती है राजनीति। भैया आपको अगर गंदी लगेगी तो फिर संभालेगा कौन? बस संभाल रहे हैं लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, वो नेता बन जा रहे हैं। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो सरकारी नौकरी कैसे करेंगे बताइए? सरकारी नौकरी तो करेगा पढ़ा लिखा, तो अनपढ़ तो कर नहीं सकता है। इसीलिए लेकिन अगर पढ़ा लिखा नेता बन जाएगा तो सोचिए कितना अच्छा होगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अच्छे सुशिक्षित हैं, तो देखिए कितना अच्छा से उन्होंने संभाला, हमारे देश को संभाल भी रहे हैं। कोविड-19 के समय देखिए
चार भी बहुत सारे युद्ध हुए हमारे देश में अभी उनके समय में, तो उन्होंने किस तरह से हमारे देश को संभाला, क्योंकि वो क्या थे, शिक्षित हैं वो, ठीक है ना। ऐसे नेता को मतलब ऐसे नेता ही हमारे देश की ज़रूरत है, और वो हमारे देश को विकसित कर सकते हैं। तो नेता चुनिए, लेकिन ऐसा चुनिए जो युवा हो, साथ ही साथ जो क्या हो, कर्मशील हो, पढ़ा लिखा हो, और आप भी नेता बनिए, ठीक है ना। नेता बनना खराब नहीं, अच्छा नेता बनिए। तो युवाओं को उन्होंने बहुत सलाह दी कि आप क्या करिए, नेतृत्व कीजिए, आप लीडरशिप करिए। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया, है ना, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। किसके लिए डेमोक्रेसी? यूथ के लिए, युवाओं के लिए डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र किसके लिए? युवाओं के लिए। यूथ मतलब युवा होता है, का आह्वान किया उन्होंने। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधे पर ले लिया। उन्होंने आग्रह किया लोगों ने उनसे कि भाई आप ही आंदोलन संभालिए, क्योंकि आप ही इस योग्य हैं, हम लोग इस योग्य नहीं हैं। उन्होंने जन संघर्ष समितियों का गठन भी किया, जो लोगों को संघर्ष करने के लिए जो है प्रेरणा देती थी। ऐसी समितियों का गठन किया उन्होंने। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही, है ना, मतलब जब वो अमेरिका में थे तब उन्होंने क्या क्या वहाँ देखा वो बताया उन्होंने, कि अमेरिका में उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई, सब कुछ बताया उन्होंने। और एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया समझाने के लिए, ठीक है ना, समझाने के लिए। अमेरिका में वे मजदूरी कर पढ़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। ज़माना लेनिन का था, अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौट कर वे कांग्रेस जो पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, उसमें दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए? इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना। अब देखिए यहाँ दो शब्द आए हैं, कम्युनिस्ट और एक शब्द है मार्क्सवादी, ठीक है ना। तो आपको कम्युनिस्ट क्या होता है, मार्क्सवादी क्या होता है, जानने का आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये लेनिन के विचारों से बहुत प्रभावित थे, ठीक है ना। लेनिन एक बहुत बड़ा आपका उस समय अमेरिका की शायद बात हो रही है, बहुत बड़ा विचारक एक था लेनिन। तो उनसे बहुत ज़्यादा कौन प्रभावित हुए? आपके हमारे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना। वहीं से उन्होंने शुरुआत की अपनी राजनीति की कि भाई मुझे अब यही काम करना है, लोगों को जो है जागरूक करना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए, क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के कारण हमारा देश क्या बने, गुलाम। इसके कारण उन्होंने देश की गुलामी माना, इसीलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में जाना नहीं चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषण के क्रम में वे बापू, यानी हमारे बापू को आप तो सब जानते हैं, जिन नोटों पे जिनकी तस्वीर होती है, आप टाइप करें कमेंट में कि बापू किन्हें कहा जाता है। हु इज़ फादर ऑफ नेशन, हमारे राष्ट्र का पिता कौन है, ठीक है। और नेहरू, देखिए नाम आ गया जवाहरलाल नेहरू का। नेहरू का पूरा नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बापू की और नेहरू की प्रशंसा की, किन्होंने? भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण ने। वे गांधी जी का विरोध भी करते थे, क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट थे। गांधी जी क्या थे? घोर, यानी बहुत कम्युनिस्ट से बहुत प्रभावित थे गांधी जी, इसलिए वो उनका विरोध भी करते थे। नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। अपने भाषण में वे नेहरू जी की विदेश नीति के विरोध की चर्चा भी करते थे। देखिए जो बड़े लोग होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, वो हमेशा सही करे ऐसा कुछ नहीं है, और हम हमेशा उनकी विचारधारा को सही माने और उनकी विचारधारा में अपनी विचारधारा मिला दे, ये भी सही नहीं। आपके अपने विचार होने चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी के अपने विचार थे, इसीलिए उन्होंने बापू की और नेहरू जी की प्रशंसा भी की, भाषण देख लीजिए आप, और एक तरफ से वो घोर विरोध भी कर रहे हैं उनका। तो इस तरह से वो अपनी विचारधारा को भी पेश कर रहे हैं, जो गांधी जी की विचारधारा से और नेहरू जी की विचारधारा से नहीं मिलती है। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू से कोई मतभेद नहीं था, ठीक है। राष्ट्रीय यानी हमारे देश की जो नीति है, देश को चलाने की जो नीति है, उनका नेहरू जी से उसमें कोई मतभेद नहीं था। विचार भेद मतलब अलगाव, जहाँ विचारों में अलगाव हो उसको क्या कहते हैं? मतभेद। लेकिन भाषण के क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की है ना, दल विहीन लोकतंत्र। लेकिन जेपी आंदोलन में वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे।
वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण क्रम में उन्होंने केवल मार्क्सवाद की चर्चा की है, क्योंकि वो लेनिन से प्रभावित थे, तो लेनिन जो है मार्क्सवाद का जो है जनक माना जाता है, इसीलिए उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की है केवल। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं, ठीक है ना, छोटी मोटी क्रांति नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। ऐसी क्रांति जिसमें सभी लोग एकजुट हो जाएं, सभी का साथ हो। इस संपूर्ण क्रांति को लाने में जन संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है कि जन संघर्ष जो समितियां हैं उनकी क्या भूमिका है, ये उन्होंने अपने भाषण में बताया है कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने बताया है। ये संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कार्य करेंगी। स्थायी रूप मतलब हमेशा के लिए, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये समिति शुरू हो गई, आज शुरू हुई है तो बस 2 दिनों के बाद समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं। साथ ही समितियां केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी, ठीक है ना। ये जो समितियां बनाई गई हैं, स्थायी समितियां, संघर्ष समितियां, वो देश के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक इन तीनों क्रांति के लिए, लोकतंत्र के लिए भी अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए वो कार्य करेगी। तो ये हमारा जो है सारांश है। इस देखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका परीक्षा में बनेगा भी नहीं। इतना आप अगर समझ लेते हैं बढ़िया से तो एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। क्योंकि पूरा लेसन आप पढ़ेंगे उतना समय नहीं आपके पास, पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा नहीं। तो इसीलिए अब हमें इतना ही पढ़ना है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, फालतू पढ़ के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की ओर, MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग भी इसका उत्तर देने का प्रयत्न करें जितना हो सके, ठीक है। तो पहला है कि उनका जन्म यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप। चलिए मैं समय देता हूँ आपको, सोचें आप। मैंने बताया भी था आपको 1902, देखिए 1902 है ना यहाँ पर। और देखिए इतना ही, ऐसा नहीं देगा कि 11 अक्टूबर 1902, 12 अक्टूबर 1902, ऐसे नहीं देगा आपको, ठीक है। वो केवल वर्ष दे देगा आपको। इतना ये 11 अक्टूबर याद रख के नहीं रखना है कि इतना याद करेंगे या 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर नहीं, ऐसे नहीं याद करना, बस 1902 याद कर लिए काफ़ी है उतना। अगला प्रश्न है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो ये आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, ये तो आप पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने पढ़ाया आपको, प्रभावती देवी। तो उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। की कितनी पुत्री थी, किनकी पुत्री थी, किनकी पुत्री थी, उनके पिता का नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो ब्रज किशोर प्रसाद। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आएगा नहीं, पत्नी का नाम नहीं देता है ऐसे, पिता का नाम पूछ सकता है, ठीक है। जन्म वर्ष पूछेगा आपसे। प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ पर हुई है, ये बताना जरूरी है आपके लिए। तो घर पर हुई, उन्होंने घर पर ही शिक्षा। पहले के अधिकतर नेता जो थे, लेखक थे, अधिकतर लोग सब स्वाध्याय करके घर में ही ज्ञानी बने हैं। इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया है, बताना है आपको। तो भाई ये हमारे बिहार में रहे हैं, तो बिहार में जो है पटना कॉलेजिएट, यहाँ पर इन्होंने जो है दाखिला लिया है। देखिए मैं आंसर छिपा दे रहा हूँ क्योंकि आप चोरी कर लेंगे, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए आप। इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, कौन ऐसा निबंध इन्होंने लिखा था जिस पर इनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले आप, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। किस निबंध पर इनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखा था। उच्च शिक्षा के लिए वे किस देश गए थे, बताना है आपको। ये बता चुके हैं लेसन पढ़ाने दौरान आपको हम, जहाँ जाकर वो लेनिन से प्रभावित हुए थे, अमेरिका में। चलिए अगला है, विदेश में किन किन कॉलेजों में इन्होंने शिक्षा पाई है, बताना है आपको। वे विदेश गए और वहाँ जाकर किन किन कॉलेजों में इन्होंने शिक्षा पाई है, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ये 3, यहाँ कितने कॉलेज हैं, 3 का नाम दिया है। इसके अलावा भी और भी विश्वविद्यालय थे, उनमें भी इन्होंने शिक्षा पाई। कैलिफोर्निया, बंकले और विस्कन्सिन मेडिसिन। तो ये वो विश्वविद्यालय के नाम हैं ना जहाँ इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने आपके जयप्रकाश नारायण। देखिए विदेश में पढ़कर भी अपने संस्कृति को नहीं भूले, अपने देश के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन आज देखिए हम लोग विदेश जाते हैं, भूल जाते देश को अपना, गलत बात है बिल्कुल। इन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की, कहाँ जाकर, वहाँ गए थे ना अमेरिका में, ठीक है। तो ये तो पता होगा आपको, मार्क्सवाद,
ठीक है। मार्क्सवाद जो समाज की बात करता है, मार्क्सवाद उसकी बात कर रहे हैं। समाजवाद का एवं मार्क्सवाद की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। ये बिना PhD किए स्वदेश क्यों लौट आए, बताना है आपको। PhD यानी डॉक्टरेट की उपाधि है ये। तो क्यों आखिर ये स्वदेश मतलब अपने देश भारत देश क्यों चले आए? तो माँ की अस्वस्थता है ना, माँ जो बीमार रहती थी इसलिए चले आए। चलिए अगला है, ये किस दल में शामिल हुए? मतलब जब ये विदेश से यहाँ आए भारत तो आकर ये किस दल में शामिल हुए? तो कांग्रेस दल। चलिए अगला है, वे कब जेल गए? तो ये बता चुका हूँ मैं आपको, 1932 में। वे किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी और कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सृष्टि में क्वेश्चन हमेशा जीके में पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की बताना है आपको, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आपको बताना है कि इस पार्टी की स्थापना उन्होंने कब की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इन्होंने किस आंदोलन से इनको प्रसिद्धि मिली? तो ये आपको पता है, ये वो कौन सा आंदोलन था? चलिए, जो आंदोलन हुआ है आपका 1942 में, किसको लेकर? आज़ादी को लेकर, ठीक है। 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे नेता शामिल थे, केवल यही नहीं थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई है? ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो थी ही, प्रजा जो सोशलिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना हुई है, बताना है आपको। तो बताइए जल्दी फटाफट आप। तो ये है 1952, ठीक है, 1952। चल आगे बढ़ते हैं। वे पुनः किनके साथ जुड़ गए? पुनः मतलब पहले भी वो उनके साथ में थे और बाद में फिर वो शामिल हुए पिछड़कर, तो वो थे विनोबा जी, ठीक है। विनोबा जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्रांतिकारी 1857 में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। आचार्य विनोबा भावे, शायद वही है, ये विनोबा जी का नाम है। आचार्य विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी इनके नाम पर है हजारीबाग में। विनोबा के आंदोलन का नाम क्या था, बताना है आपको। विनोबा के आंदोलन का नाम क्या था? चलिए, सर्वोदय आंदोलन। क्या था? सर्वोदय आंदोलन। देखिए उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ ले, जो इम्पोर्टेंट मैं बताता चल रहा हूँ। इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया है, बताना है आपको। तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि किस आंदोलन का नेतृत्व किया? छात्र आंदोलन, क्योंकि छात्र जुड़े हुए थे। ये छात्र आंदोलन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी 19 और 20 दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट हुआ है जब इन्होंने भाषण दिया था पटना में 1974 में। चलिए आगे एक प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आपातकाल में जयप्रकाश जी कहाँ गए थे, बताना है। आपातकाल जब आया तो देश में कहाँ गए वो? तो जेल में गए। किनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ, बताना। जनता पार्टी गठन किसके मार्गदर्शन में? तो जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी कैसे विचारक थे, बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में। तो समाजवादी, जो समाज के बारे में सोचता है, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिया? देखा आपने प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ऐसे तो 1974 में दिया था, ये सबको पता है, लेकिन कब दिया था? तो 5 जून 1974। याद कर लेंगे डेट को आप, 5 जून 1974, ठीक है। कैसे भी करके याद कर ले आप। जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम की पुस्तिका में प्रकाशित किया गया? जो उन्होंने भाषण दिया था, यह तो केवल एक अंश है ना, ये पाठ संपूर्ण क्रांति, लेकिन जो उन्होंने पूरा जो भाषण जो छपा उनका किताब में, वो किस किताब में छपा और कहाँ छपा, ये भी बताना है आपको। किस नाम से छपा था किताब? तो वह है जन मुक्ति, जो पटना से प्रकाशित हुआ था। तो चलिए, हमारा ये पाठ खत्म हुआ।